नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति पर उठे विवाद की और कांग्रेस की पसंद के उम्मीदवार जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन और के मैथ्यू जोसेफ पर मोदी सरकार के वीटो की। बात दरअसल यह है कि बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी रामा सुब्रमण्यम को सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। अब कांग्रेस ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की ओर से जारी नोट में कहा गया कि एनएचआरसी की चेयरपर्सन की सिलेक्शन कमेटी में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, लेकिन उनकी राय को गंभीरता से नहीं लिया गया। कांग्रेस की राय में रोहिंग्टन फली नरीमन और जेएम मैथ्यू कहीं अधिक उपयुक्त अध्यक्ष साबित होते। राहुल और खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन और जस्टिस केएम जोसेफ के नाम पर सहमति जताई। राहुल गांधी और खड़गे ने मेरिट और समावेशिता का ध्यान रखते हुए यह नाम सुझाए। राहुल और खड़गे ने कहा कि एनएचआरसी एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसका काम समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लोगों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है। जरूरी है कि एनएचआरसी अलग अलग समुदायों की चिंताओं पर ध्यान दे, उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखे। जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन अल्पसंख्यक पारसी समुदाय से आते हैं। वे संविधान के प्रति अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। अगर उन्हें चेयरमैन बनाया जाता तो एनएचआरसी का देश के लिए समर्पण का मजबूत संदेश जाता। इसी तरह एक और अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय से आने वाले जस्टिस कुट्टियल मैथ्यू जोसेफ यानी केएम जोसेफ ने भी ऐसे कई फैसले दिए हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हाशिए पे पड़े वर्गों की सुरक्षा पर जोर देता है। कांग्रेस ने कहा कि चयन समिति की बैठक बुधवार को हुई, लेकिन यह पहले से निर्धारित एक्सरसाइज थी। इसमें एक दूसरे की सहमति लेने की परंपरा को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसे मामलों में यह आवश्यक होता है। यह निष्पक्षता के प्रिंसिपल्स को यानी नियम को कमजोर करता है, जो चयन समिति की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। सभी की राय लेने का विचार करने को बढ़ावा देने की बजाय समिति ने बहुमत पर भरोसा किया। इस मीटिंग में कई वाजिब चिंताएं उठाई गई, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया। सवाल है कि मोदी सरकार को रोहिंग्टन फली नरीमन पर आपत्ति क्यों रही। कयास लगाए जा रहे हैं कि राम मंदिर पर फैसले को लेकर विलाप करने वालों में और कांग्रेस सरकार में देश के सॉलिसिटर जनरल रहे और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने रोहिंग्टन नरीमन अहम किरदार रहे। रोहिंग्टन ने जस्टिस एएम अहमदी मेमोरियल लेक्चर के दौरान राम मंदिर पर दिए गए फैसले की आलोचना की थी। यह लेक्चर अहमदी फाउंडेशन ने आयोजित करवाया था और इसका विषय था धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान। रोहिंग्टन फली नरीमन ने राम मंदिर वाले फैसले को न्याय का मजाक, सेक्युलरिज्म का उल्लंघन करने वाला फैसला करार दिया। हिंदुओं को कानून के खिलाफ रहने वाला बताया। मस्जिदों के खिलाफ याचिका डालने वाले को दैत्य के सिर की तरह बताया। रोहिंग्टन नरीमन ने कहा कि यह पूरा मसला 1984 में विश्व हिंदू परिषद की राम मंदिर बनाने की मांग को तानाशाही और अत्याचारी मांग से चालू हुआ। यानी अपने आराध्य देव के पूजा स्थल की मांग करना नरीमन के लिए तानाशाही की बात थी। वह इस दौरान यह भी भूल गए कि वीएचपी ने सिर्फ अपनी मांग को कानूनी तौर पर उठाया। यह अत्याचार कैसे हो सकता है। रोहिंग्टन नरीमन की राम मंदिर के खिलाफ फैसले की खींच क्यों है, यह उनके पिता और देश के बड़े वकीलों में शुमार रहे फली एस नरीमन की बातों से समझ में आता है। फली एस नरीमन ने इस बात को उठाया और उनको इस बात से दिक्कत थी कि एक हिंदू संत को यूपी का मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। खुद रोहिंग्टन नरीमन ने भी ऋग्वेद का उद्धरण देते हुए सनातन परंपरा में महिलाओं की प्रतिष्ठा के संबंध में विवादास्पद टिप्पणी भी की। हालांकि मुस्लिम मजहब की किताब पर ऐसी टिप्पणी करते हुए उन्हें नहीं देखा गया। ऐसे में सारी सहिष्णुता का सच समझ में आता है।
हेट स्पीच मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस के एम जोसेफ की टिप्पणियां केंद्र सरकार को रास नहीं आई थी। कयास है कि उस दौरान की गई टिप्पणियां भी केंद्र सरकार को रास नहीं आई, जिसके कारण उनकी नियुक्ति में समस्या खड़ी हुई। हेट स्पीच मामले में सुनवाई करते हुए तत्कालीन न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि बड़ी समस्या तब होती है जब राजनेता सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। जोसेफ ने यह भी कहा कि उन्होंने उत्तर पूर्व से कोई घृणास्पद भाषण नहीं सुना, जिसके अधिकांश हिस्से को चर्च ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। हालांकि ऐसे तमाम पादरियों की उस समय 10 से ज्यादा नफरती टिप्पणियां थीं, जो एक राष्ट्र के तौर पर भारत के लिए उपयुक्त नहीं कही जा सकती थी। हेट स्पीच जब न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और नागरत्ना की पीठ ने निर्देश दिया कि सभी राज्य सरकारों को घृणास्पद भाषण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जब सॉलिसिटर जनरल और वकीलों ने मुसलमानों के घृणास्पद भाषणों का हवाला देते हुए उन्हें घेर लिया, तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केरल की घटना की ओर इशारा किया, जिसमें एक लड़के को नरसंहार के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। तो न्यायमूर्ति जोसेफ ने एक तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा कि बड़ी समस्या तब होती है जब राजनेता सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले वी रामसुब्रमण्यम सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उनसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा आयोग के अध्यक्ष रहे। वे इसी साल 1 जून को इस पद से रिटायर हुए। तब से ही एनएचआरसी के अध्यक्ष का पद खाली चल रहा है। एनएचआरसी की सदस्य विजया भारती श्रेयानी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। आपको बता दें कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख का चयन करने वाली 6 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति शामिल हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार एक केंद्रीय मानवाधिकार आयोग संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए। एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत या रिटायर्ड जस्टिस और एक हाई कोर्ट में कार्यरत या रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए। दोनों सदस्यों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी या काम का अनुभव होना चाहिए। आयोग में एक महिला सदस्य भी होनी चाहिए। इन सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 4 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं। ये हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो, का होता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विपुल सुनील, रिसर्चर के तौर पे हैं, और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विपुल सुनील, जो परिस्थितियां बन रही हैं मानवाधिकार आयोग, इस पे भी क्या राजनीति होनी चाहिए? क्या अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को थोपने की कोशिश होनी चाहिए? डॉक्टर विपुल सुनील, आपको। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में क्या अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए राजनीति की जानी चाहिए? विपक्ष का आरोप कि राजनीतिक साजिश के तहत एक उम्मीदवार का चयन हुआ है, कितना उचित मानते हैं? देखिए, आजकल जो संवैधानिक पद पे जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, कहीं ना कहीं तो इनका इन्फ्लुएंस राजनीति का होता है। इससे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं संवैधानिक पीठ के द्वारा, तो वो
काफी महत्वपूर्ण होते हैं, उससे राजनीति का नया भविष्य तय होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में विपक्ष का निश्चित रूप से तालमेल रहता है और उसको अपने मत के अनुसार लेना चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के नेता राज्यसभा और लोकसभा दोनों के रहते हैं और नेता सदन भी रहते हैं और उपसभापति। इस तरह से जो संवैधानिक पद के चयन के लिए एक प्रक्रिया है और ये एक संवैधानिक के रूप में एक संविधान में उसमें व्याख्या भी है। लेकिन पहले हमने राजनीति के दशक में देखा है, 90 के दशक और 2000 के पहले के दशक में, कि समन्वय का एक वातावरण होता था और समन्वय के वातावरण के द्वारा एक निश्चित रूप से दोनों की, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के नेताओं की बात की सहमति के नाम पे निशान लगाते थे और उसका नाम का चयन किया जाता था। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, मैं आपकी बात को इसी पे रोकूंगा। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी के नाम पर विपक्ष के ऐतराज के कारण ही उनका नाम सामने नहीं आया। वी रामासुब्रमण्यम का नाम सामने आता है अध्यक्ष के तौर पे, तो यह माना जा सकता है विपक्ष की आवाज अनसुनी नहीं की गई। उसके बाद अगर यह कहना कि हमारे ही जिन नामों को हम आगे बढ़ा रहे हैं उन्हीं को चुनिए, कहां तक जायज होगा? क्या अपने कार्यकाल में आपने कभी विपक्ष के उम्मीदवारों का नाम आगे बढ़ाया था, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार? देखिए, आप पुराने निर्णय को देख लें। अगर आप पुराने चाहे वर्मा, जस्टिस वर्मा रहे हैं, उससे पहले भी रहे, निश्चित रूप से जो चीफ जस्टिस या उच्चतम न्यायालय के जो जज हुआ करते थे उनकी नहीं, देखिए डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, मेरा एकदम क्लियर है इसमें कि कभी भी केंद्र सरकार की सहमत से ही, उसकी मंजूरी से ही होता है चुनाव इनका। और अगर केंद्र सरकार को यह लगता है कि फला जस्टिस वाइज्ड है या उसकी कुछ क्रियाएं प्रतिक्रियाएं ऐसी रही हैं जो राष्ट्र के लिए नहीं हो, उनको अनसुना कर सकता है। बात केवल दो चीजें हैं इसमें, क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे संस्था के अगर उसका चुनाव हो जाता है किसी भी जस्टिस का और विपक्ष खुलेआम बयानबाजी करता है तो उसकी क्रियाकलापों पे कैसा असर पड़ेगा, आप समझ सकते हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। विपक्ष की जिम्मेदारी को कितना गैर जिम्मेदाराना समझा जाना चाहिए, आपसे समझना चाहता हूं मैं। ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। हमने राजनीति को कवर किया है और पत्रकारिता के अध्ययन किया है और नेताओं से हम लोग मिले भी हैं कई बार। लेकिन ये राजनीति एक नई दिशा में जा रही है। जब तक चयन नहीं होता है, जब तक तो वो उस तरह से प्रक्रिया में रहते हैं और उसके बाद जैसे ही चयन हो जाता है तो उस पर एक ठप्पा लगाने की कोशिश की जा रही है। ये राजनीति बहुत ही दूरगामी न होके एक नैरो गेंस हो रही है जिसके दुष्परिणाम आएंगे। और राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए या किसी को मचाने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निश्चित रूप से जो जज होता है वो एक इतना लंबा अनुभव होता है। हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है और उसके पास अनेकों केस होते हैं। आप चाहे इनकी वर्तमान के मानवाधिकार अध्यक्ष के बारे में भी देख लें तो उन्होंने भी अपने 101 परिणाम दिए हैं, रिजल्ट दिए हैं और उनके परिणामों में विभिन्न प्रकार की वो देखी जा सकती हैं, विभिन्नताएं हैं। और ये चिंतन एक नैरो गेट नहीं होता है, तो ये राजनीति के लिए अच्छा चिन्ह नहीं है। और विपक्ष को सोचना चाहिए कि इस तरह से संवैधानिक पद पे आप भी उसमें सहभागिता है और इस तरह से आप इस तरह से जिम्मेदारी से नहीं हट सकते, क्योंकि सत्ता जरूर उसमें, सत्ता पार्टी जरूर उसको चयनित करती है, लेकिन उसके बाद भी आपका मत होता है, आप अभिमत देते हैं अपने हिसाब से और उस हिसाब से चयन होता है। इस तरह से अगर संवैधानिक पदों को राजनीतिकरण किया जाएगा तो ये न देश की राजनीति के लिए अच्छा है और ये संवैधानिक पदों में जो चयन हो रहे हैं उनके कार्यकाल के, अब चाहे वो कोई भी निर्णय ले, वो एक राजनीति इन्फ्लुएंस, एक प्रभावित कहलाएगा। ये निस्संदेह अच्छी राजनीति नहीं है, जो ओछापन की राजनीति हो रही है और ये इसको रोकना चाहिए। डॉक्टर विपुल सुनील हमारे साथ मौजूद हैं। जी। इस तरह की चर्चाएं कि पहले पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ पे वीटो लगाता विपक्ष, फिर अब बता रहा है कि आपने इन्हीं दो में से किसी एक को क्यों नहीं चुना, यानी नरीमन को चुनिए या के.एम. जोसेफ को चुनिए, जस्टिस के.एम. जोसेफ को चुनिए। यह मांग कहां तक उचित होगी, जबकि जोसेफ के बारे में जब यह तत्कालीन न्यायाधीश थे तो उनके कई ऐसे फैसले आए जिसमें जब बात हो रही थी कि हिंदुओं के खिलाफ जब हेट स्पीच के भाषण होते हैं, उनका नरसंहार होता है, तो उन्होंने शायद मुस्कुरा दिया था किसी एक बात पे, जिसपे तमाम लोगों ने
उनके ऊपर कटाक्ष भी किए। यह असल में दिखा रहा था कि आप हिंदुत्व को लेकर किस तरीके का विचार रखते हैं, हिंदुस्तान को लेकर किस तरह का विचार रखते हैं। हालांकि उन्होंने साफ कह दिया था कि हिंदुत्व को लेकर उनका एक अलग तरह का लगाव है जिसमें सभी को समाहित किया जा सकता है, लेकिन जो उनके अब तक के फैसले रहे हैं उस पर तमाम सवाल उठते रहे हैं, जिसके कारण ही उनका नाम काटा गया। ऐसे ही फली नरीमन भी थे, उनके पिताजी का भी आचरण था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, संत को क्यों मुख्यमंत्री बना दिया। मुझे नहीं लगता है कि किसी चीफ जस्टिस का यह विषय होना चाहिए, फिर भी इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो क्या लगता है, क्या न्यायपालिका का भी राजनीतिकरण हो चुका है? मोटे तौर पर डॉक्टर साहब अगर बात करें इस चयन प्रक्रिया की, तो मुझे लगता है कि इसकी एक अपनी महत्ता है, और वो है कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। कांग्रेस और विपक्ष के नेतागण इसको बाहर ला करके पहले तो मुझे लगता है कि संवैधानिक पदों के दायित्व को देने की जो प्रक्रिया है उसका इन्होंने मखौल उड़ाया है। दूसरा ये कि मैं तो इस तरह से इसको देखता हूँ कि मुझे लगता है कि फेवरेबल कैंडिडेट के चक्कर में पक्ष और विपक्ष दोनों इन दिनों राजनीति की जो गिरावट है वो सीधे तौर पर हर तरह के फैसले पर दिखती है। आपको संसद से लेकर के और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चुनाव तक इतना गतिरोध पैदा हो गया है इस तरीके से एक्टिविटी, और जितना निश्चित तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लगातार बातचीत कर रहे हैं कि जितना इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है उतने ही पक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे मुद्दों पर मुझे लगता है कि आपसी सहमति बनानी चाहिए। वोटिंग तक नहीं जाता है, इस तरह के पद के चुनाव के लिए बहुमत नहीं देखा जाता है। इस तरह का पद बहुत संवेदनशील पद है और इस पर चयन करते समय विपक्ष को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। पर उसके आगे विपक्ष जिस तरह का अब कारनामा कर रहा है, अब आकर के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जारी कर रहे हैं, बाहर बात कर रहे हैं, इनको नहीं इनको चुन लेना चाहिए, ये भी बहुत अतिवादी टाइप की बात है। आप बताइए, आप तय करेंगे किसी को लेकर के, किसी का चयन हो चुका है और उसको उस संवैधानिक पद को लेकर के आप मखौल उड़ा रहे हैं। आप सीधे तौर पर उस पद का मखौल उड़ा रहे हैं। उस चयन प्रक्रिया में जिसके हिस्सा आप भी हैं, उस चयन प्रक्रिया को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। और मुझे लगता है कि उस पर बहुत प्रेस में आकर के या बाहर आकर के बातचीत करने का स्पेस नहीं बनता है, नहीं बनना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कि जो आप पिछले दिनों संसद से लेकर के और बाहर तक जो गिरावट देख रहे हैं राजनीति की, उसी का ये परिणाम है, दुष्परिणाम है। और कांग्रेस ये भूल जा रही है कि एक तय समय ऐसा हुआ करता था उन दिनों की जब कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी, तो ऐसा नहीं था कि विपक्ष के कहे हुए कैंडिडेट को ही बनाते थे, लेकिन हाँ कि विपक्ष अपनी भूमिका समझता था। और ठीक है भाई, आप अगर 3 में से इसी पर आपकी राय बन रही है, 3 नाम आया है तो उसको मान ले। डॉक्टर विपुल सुनील, लेकिन आज मेरा सीधा सवाल था कि क्या न्यायपालिका का भी राजनीतिकरण हो चुका है? निश्चित तौर पर आज की डेट में अगर हम देख रहे हैं इस चीज को, इस तरीके से बातचीत होना और इस तरीके से जिस तरीके से चीजें, अब जजों को निश्चित किया जा रहा है कि ये हमारे फेवर के हैं, ये हमारे लिए फेवरेबल हैं और ये उनके लिए फेवरेबल, तो ये तो राजनीतिकरण से सीधा सा अब इसमें कहने और सुनने और पूछने की। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, डॉक्टर विपुल सुनील साहब कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हो चुका है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन, न्यायपालिका या विधायिका? जो टिप्पणियां न्यायपालिका के जरिए आती हैं उसी के कारण लगता है कि इनका तो रिटायरमेंट से पहले ही राजनीतिकरण हो चुका था। देखिए, एक बात समझनी होगी कि व्यक्ति पहले एक मानव है, उसके बाद वो कोई संस्था से जुड़ा हुआ है, और जब वो मानव रहता है तो किसी न किसी उसके अंदर कोई विचारधारा प्रभावित करती है। अब वो अपने कार्य में कितना उसका इन्वॉल्व करता है, उनके परिणामों में किस तरह से इन्वॉल्व करता है उस विचारधारा को, एक महत्वपूर्ण ये होता है। देखिए, विचारधारा मानना एक अलग विषय है, लेकिन सनई जो राजनीति हो रहा है, लोग वह पदों की आकर्षण के कारण अपने आप को उस दल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं, ये भी एक राजनीति के लिए बड़ी घातक चीज है। पहले भी हमने देखा है कि इस तरह से लोग रहते थे, लेकिन निष्पक्ष रहने की भावना रहती थी, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना करते थे। लेकिन आज ये राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है, इस पे मुझे लगता है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, कांग्रेस की राजनीति का ही यह परिणाम है। कई ऐसे जज बने या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने जो कांग्रेस की ही देन थी, शायद उनका नंबर नहीं था, लेकिन कांग्रेस का आलाकमान चाहता था, इसलिए वो
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। मेरे पास नाम है लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं इस समय। मैं केवल ये कह रहा हूं कि इसके लिए किसे दोष देंगे आप, न्यायपालिका के जजों को कि विधायिका के नेताओं को? जी, मुझसे पूछा है ये प्रश्न? डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी। जी जी, देखिए व्यक्ति होता है, व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं होती है, और फिर व्यक्ति आज के समय में ये चाहता है कि हम जब तक पद पे रहे और उसके बाद रिटायर सेवानिवृत्ति हो, उसके बाद भी उसको उस तरह की लाभ मिले, फायदे मिले, तो इसके साथ वो समझौता करता है और ये उसके परिणाम निकलते हैं इस तरह से। तो हम तो ये कहेंगे कि व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं, लेकिन डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, सबसे बड़ा सवाल यही है कि उच्च नैतिकता वाले पदों पे न्यायपालिका के क्षेत्र में उच्च नैतिकता की मांग पहले दिन से ही रखी जाती है। माना जाता है कि आप इन चीजों से प्रभावित नहीं होंगे या उन चीजों से प्रभावित नहीं होंगे जो आम आदमी को प्रभावित करती है। डॉक्टर विपुल सुनील, अगर आप एक मामूली आदमी की तरीके से बर्ताव करते हैं तो शायद अपने पोस्ट के लिए ही डिजर्व नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं। ऐसे में इन न्यायाधीशों के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर आप ये बात जो हो रही है, विवाद के पीछे का कारण तो ये है ना कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि वो मनुष्य भी हैं, लेकिन मनुष्य होने की मिनिमम क्वालिटी को पूरा करते हुए भी आपको एक जिम्मेदार पद की भी अपनी अर्हता है, अपनी नैतिकता की मांग है, उसको भी फुलफिल करना चाहिए। वो फुलफिल करते हुए ये समय ही ऐसा आया है, पता नहीं क्या हुआ है इधर लगभग दो बार से, मतलब ये 5 साल का जो कार्यकाल आ रहा है कि अजीब तरीके की घटनाएं हो रही हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, वैसी हो रही है घटनाएं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट पर बवाल होता है, किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सरकार के पक्ष में माना जाता है, किसी को विपक्ष में माना जा रहा है, तो विपक्ष की तरफ से कभी मतलब वही चंद्रचूड़, शुरुआती दिनों में आपको याद होगा कि चंद्रचूड़ की बहुत तारीफ करते थे कांग्रेस के लोग, और तरह तरह की तारीफें होती थी। लेकिन आज की डेट में जो है कि चंद्रचूड़ इनके लिए सांप्रदायिक हो गए, इनके लिए ये हो गए, इनके लिए धर्म के समर्थक हो गए, हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हो गए, मंदिर के पक्षधर हो गए। तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं मतलब गिरावट ये आई है, और ये राजनीति का ही सीधे तौर पे राजनीति जिम्मेदार है, जो आप बार बार विधायिका और न्यायपालिका को कह रहे हैं, सीधे तौर पर इसमें प्रभाव राजनीति का है। और आप निश्चित तौर पर सही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के समय में भी इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री हुए इस देश में, जो अपने एकदम आपकी बात से 100% सहमत हूँ विपुल सुनील जी की ऐसी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को कभी भी राजनीतिक दांव पेच के दायरे में नहीं लाना चाहिए, उससे राष्ट्र की क्षति होती है। आप दोनों इस चर्चा में जुड़े रहे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।